स्टूडेंट्स, लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो पैंक्रियाज पे है। हमने एंडोक्राइनोलॉजी का सिलसिला शुरू किया हुआ था। तो लास्ट लेक्चर में हमने 2 लेक्चर में थायराइड ग्लैंड्स के अबाउट बात की थी, थायराइड के मुतालिक बात की थी और उसकी सेक्रेशंस के अबाउट हमने बात की थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पैंक्रियाज के अबाउट। पैंक्रियाज जो है ये कौन कौन सी सेक्रेशन सेक्रेट करता है और वो सेक्रेशन जो है वो क्या रोल प्ले करती हैं इनसाइड द बॉडी, उनका फंक्शन क्या है, उन सेक्रेशन के हवाले से बात करनी है और पैंक्रियाज के हवाले से बात करनी है। और वो कौन से सेल्स हैं जो उन सेक्रेशन को सेक्रेट करने का बायस बनते हैं, या उनके ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, या उनके होने की वजह से क्या हमें फायदा मुयसर है। तो इससे पहले मैं अपना लेक्चर मजीद आगे की तरफ बढ़ाऊं, जाफर्स बायोलॉजी मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं कि पैंक्रियाज की तरफ। पैंक्रियाज जो है ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स रखता है, 2 तरह के सेल्स रखता है जो कि मेनली जो 2 तरह की सेक्रेशंस पैदा करता है। एक सेल जिसे एसिनस सेल्स कहते हैं, ये उन सेक्रेशन उन एंजाइम्स को पैदा करता है जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। किनको पैदा करता है? उन एंजाइम्स को पैदा करता है जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरे क्या हैं? इसके मिडल में पाए जाने वाले आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पहले हमने क्या कहा? पैंक्रियाटिक एसिनस सेल्स को कहा जो कि उन एंजाइम्स को पैदा करते हैं जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, जो कि ड्यूडेनम में जाके अफेक्ट करते हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके अफेक्ट करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जो उसके सेंट्रल पोजीशन में पाए जाते हैं, जो उसके सेंटर में पाए जाते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो हैं जो इसके हार्मोनल सेक्रेशन का बायस बनते हैं, उन हार्मोन्स की सेक्रेशन का बायस बनते हैं जो कि पैंक्रियाज से सेक्रेट होने वाले वो हार्मोन हैं जो कि पैंक्रियाज की पहचान का सबब बनते हैं। अब वो 3 तरह के सेल्स हैं यहां पे। कौन से हैं? यहां पे एक अल्फा सेल्स हैं, दूसरा बीटा सेल्स हैं, तीसरा डेल्टा सेल्स हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात की है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक अल्फा सेल्स, दूसरा बीटा सेल्स, तीसरा डेल्टा सेल्स। अब तीनों तरह के सेल्स जो हैं वो अलग पोजीशन पे पाए जाते हैं, अलग सेक्रेशन को सेक्रेट करते हैं। अल्फा सेल्स जो हैं वो साइड पे पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अल्फा सेल्स की तो वो साइड पे पाए जाते हैं। बीटा सेल्स की बात करते हैं, वो तादाद में ज्यादा हैं और सेंटर में पाए जाते हैं, जैसे मैंने ब्लू कलर से शो किया है। बीटा सेल तादाद में ज्यादा हैं और सेंटर में पाए जाते हैं। अल्फा सेल्स जो है वो साइड पे पाए जाते हैं और उनके साथ तीसरे सेल्स हैं क्या? डेल्टा सेल। अब ये तीनों तरह के सेल्स जो हैं 3 तरह की सेक्रेशन पैदा करते हैं। हर एक सेक्रेशन का नाम क्या है? हार्मोन है। हर एक सेक्रेशन एक हार्मोन है। हर एक सेक्रेशन का एक अलग अपना रोल है। बात की समझ आ रही? हर एक सेक्रेशन का अपना रोल है। अब हमने डिस्कस करना है कि तीनों तरह के जो सेल्स हैं कौन सी तरह की सेक्रेशन को सेक्रेट करते हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करते हैं इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की, तो ये पैंक्रियाज में 1 से 2 मिलियन तक, 1 से 2 मिलियन तक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का जो डायमीटर है, जो साइज है, वो 0.3 मिलीमीटर तक है। पैंक्रियाज में पाए जाने वाले आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अगर हम बात करते हैं, इनका डायमीटर 0.3 मिलीमीटर है
और इनकी जो प्रेजेंस है वो 1 to 2 मिलियन तक है, किसमें? पैंक्रियाज में। इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 0.3 मिलीमीटर के साइज वाले आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो है वो 3 तरह के सेल्स, अल्फा, बीटा और डेल्टा। जो बीटा सेल्स हैं, क्या हैं? जो बीटा सेल्स हैं वो सबसे ज्यादा अपनी सेक्रीशन पैदा करने में रोल प्ले करते हैं, सबसे ज्यादा अपनी सेक्रीशन पैदा करते हैं। और वो क्या है? बीटा सेल्स जो सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं वो इंसुलिन कहलाती है। बीटा सेल्स जो हैं वो 60% तक सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं। मतलब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो अपने सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं उनमें 60% जो सेक्रीशन सेक्रीट की जा रही है वो बीटा सेल की सेक्रीशन है। और बीटा सेल जो है वो अपनी सेक्रीशन 2 सेक्रीट करता है। कौन से 2 हार्मोन सेक्रीट करता है? एक इंसुलिन है, दूसरा अमाइलिन है। दूसरा यहां पे क्या है? अमाइलिन है। अमाइलिन दोनों, अब इंसुलिन और अमाइलिन ये सेक्रीट होते हैं, लेकिन हम जो है वो कॉमनली ज्यादा किस पे बात करते हैं? इंसुलिन पे बात करते हैं। अब होता क्या है कि ये अमाइलिन जो है, ये इंसुलिन जब सेक्रीशन सेक्रीट होती है, इंसुलिन जब रोल प्ले कर रही होती है तो उसपे क्या है, क्या करती है? उसके लिए इनहिबिशन पैदा करती है, इनहिबिट कर देती है इंसुलिन की सेक्रीशन को, इंसुलिन की सेक्रीशन को इनहिबिट कर देती है। कौन? अमाइलिन। अभी पैदा बीटा सेल के साथ है, लेकिन अभी एग्जैक्टली इसका रोल का मतलब नहीं है, क्लियर कट वाकफियत है कि इसके अमाइलिन के मतलब, लेकिन इंसुलिन के मतलब हम जानते हैं। इंसुलिन को 1922 में बांटिंग और बेस्ट ने बताया था। किसने? 1922 में बांटिंग और बेस्ट ने बताया था किसको? इंसुलिन को। अब ये इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है, 51 अमीनो एसिड रखने वाली प्रोटीन है जो कि राइबोसोम से तैयार होती है, ट्रांसलेशन के नतीजे में तैयार होती है। ये प्रोटीन जो कि 51 अमीनो एसिड रखती है, 51 अमीनो एसिड रखने वाली 2 चेन पर मुश्तमिल होती है, एक अल्फा एक बीटा, एक 30 अमीनो एसिड वाली, एक 20 अमीनो एसिड वाली। और इन 30 अमीनो एसिड और 21 अमीनो एसिड रखने वाली इंसुलिन प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एफ सेंजर ने बताया। किसने? एफ सेंजर ने। और बल्कि यूं कहा जाए कि उसने सिर्फ इंसुलिन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात नहीं की थी, एफ सेंजर ही वो साइंटिस्ट था जिसने प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड की सीक्वेंसेस को दरियाफ्त किया था, उसकी सीक्वेंसेस को बताया था। एफ सेंजर ही वो साइंटिस्ट। 51 अमीनो एसिड रखने वाला हार्मोन, प्रोटीन इन नेचर, इंसुलिन पैदा कहां से हो रहा है? 60% सेक्रीशन के साथ पैदा हो रहा है। कहां से? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के कौन से सेल से पैदा हो रहा है? ये बीटा सेल से। अब जब ये पैदा होता है तो पैदा कहां पे होता है? राइबोसोम से। कौन सी राइबोसोम? कौन से? जो साइटोसोल में फ्री पड़े हुए हैं उनसे, या उन राइबोसोम से जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं। मतलब कि ये 2 तरह के राइबोसोम मौजूद है ना साइटोसोल में, वो जो फ्री पड़े हुए, वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है। ये कौन से पैदा हो रही है? ये इंसुलिन पैदा होती है उन राइबोसोम्स से जो कि अटैच्ड हैं RER के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं। ये उन राइबोसोम से अटैच जो है वो प्रोटीन पैदा होती है। और जब ये प्रोटीन पैदा होती है इंसुलिन, तो ये डायरेक्ट इंसुलिन नहीं होती, बल्कि क्या होती है? प्री इंसुलिन। उस वक्त इसका नाम क्या है? प्री इंसुलिन। क्या है जी? प्री इंसुलिन। अब ये प्री इंसुलिन क्या है? ये पैदा राइबोसोम से होती है, ज्यादा वेटेज रखती है, इसका ज्यादा वेटेज होता है, लेकिन जब पैदा होती है राइबोसोम से तो अपने उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाती है।
RER के पास जाती थी। राइबोसोम RER पे पड़े और राइबोसोम से पैदा हुई और आई किसके पास? RER के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या क्या? इसकी क्लीविंग की, जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स अटैच थी, चेन्स अटैच थी, उनको क्लीव करके साइड पे किया और इसकी मैचुरेशन की तरफ ले गई, इसको रिफाइन हालत की तरफ ले गए, किसको? इंसुलिन को। और जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकली तो प्री इंसुलिन थी ये, पहले इसको प्री इंसुलिन कहा गया। क्लीविंग हुई, कुछ मटेरियल उतार लिया गया, तो उसको क्या कहा गया? प्री इंसुलिन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने के बाद और इस प्री इंसुलिन को फिर भेजा गया गोल्जी बॉडीज में। किसके पास भेजा गया जी? गोल्जी बॉडीज के पास। गोल्जी बॉडीज इस प्री इंसुलिन को मजीद क्लीव करेंगी, एक्स्ट्रा जो मटेरियल है उसको क्लीव करेंगी और उसको रिफाइनिंग की तरफ ले जाएंगी, फाइन हालत की तरफ ले जाएंगी। तो इन गोल्जी बॉडीज से जो प्रोटीन निकलेगी वो इंसुलिन होगी। अब वो इंसुलिन क्या है? वो इंसुलिन जो है वो इस इंसुलिन की मौजूदगी में ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम होता है। ये ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्यों कम करते हैं वो भी हम देखते हैं। क्यों? जैसे हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ जाता है, क्योंकि इंसुलिन की गैर मौजूदगी में, इंसुलिन की एब्सेंस में, इंसुलिन के सही वर्क ना करने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो नतीजतन क्या है? डायबिटीज हो जाती है। अब होता क्या है? ये इंसुलिन या तो उस ग्लूकोज का लेवल, जब हम एनर्जी इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम ज्यादा एनर्जी रेलेवेंट मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, तो उस ग्लूकोज को ये क्या करेगा? ये इंसुलिन जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोगॉन में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर। मतलब मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को हेक्सोज शुगर, 6 कार्बन रखने वाली हेक्सोज शुगर ग्लूकोज को ये पॉलीसैकराइड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगी और जिसे एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। ये ग्लाइकोजन कहां पे कन्वर्ट होगी? या लीवर के सेल्स में या मसल्स के सेल में। ग्लूकोज जो वाफर मिकदार में ब्लड में मौजूद थी उससे ये क्या कन्वर्ट करवाएगी? पॉलीसैकराइड बनवाएगी और वो पॉलीसैकराइड या तो लीवर में बनेगा ग्लाइकोजन की शक्ल में या मसल में बनेगा ग्लाइकोजन की शक्ल में, ताकि जब बाद में जरूरत पड़े तो इस ग्लाइकोजन की जो है वो लाइसिस की जाए और ग्लाइकोजन लाइसिस करने के बाद इससे फिर ग्लूकोज पैदा करवा के फिर दोबारा एनर्जी हासिल की जाए। लेकिन अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ तो देन तो नॉर्मली रूटीन में जाएगा, लेकिन अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए हुआ तो यही ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा और नतीजतन मसल्स में लैक्टिक एसिड की मिकदार बढ़ने की वजह से भी डिजीज हो सकती है। बहरहाल ये वो है जब ग्लाइकोजन बन चुका और ग्लाइकोजन को फिर जब जरूरत पड़ेगी और फिर उस वक्त ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, मोनोसैकराइड में दोबारा कन्वर्ट किया जाएगा ताकि ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस की जा सके और उससे एनर्जी ली जा सके। लेकिन अगर वो एनारोबिकली होगा तो देन ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या होगा? उसके नतीजे में डिजीज काज हो सकती है। लेकिन ये ग्लाइकोजन पैदा कैसे होता है? ये ग्लूकोज का लेवल कैसे कम किया जाता है? ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन कैसे होती है? वो इंसुलिन जो पैदा हुई, वो इंसुलिन पैदा, ये इंसुलिन दो आपको बताया है कि 2 चेन फॉर्मेशन में होती है, एक अल्फा एक बीटा, और दोनों चेन्स आपस में जो जुड़ी होती हैं वो डाइसल्फाइड लिंकेज के जरिए होती हैं। 2 सल्फर जो है वो लिंक, दोनों सल्फर आपस में भी अटैच होती हैं और दूसरे सिरे से ये दोनों चेन्स के दरमियान अटैच होती हैं, तो ये ब्रिज के तौर पे काम कर रही होती हैं। कौन जो है वो डाइसल्फाइड किसके दरमियान? अल्फा चेन के दरमियान और बीटा चेन के दरमियान। किसकी? इंसुलिन की। अब ये इंसुलिन जब बन जाती है, बनने के बाद अपने रिसेप्टर पे आकर अटैच होती है। वो रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन पे पड़े हुए हैं वो 2 बाहर की जानिब हैं, 4 हैं, 4 यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। 2 यूनिट बाहर की जानिब, 2 सेल मेम्ब्रेन से अंदर की जानिब सेल की जानिब। जो बाहर की जानिब यूनिट्स पड़े हुए हैं वो क्या हैं? 2 अल्फा यूनिट्स हैं। वो क्या है? 2 अल्फा यूनिट्स हैं। और वो
जो दो अंदर की जानिब यूनिट्स पड़े हुए हैं तो वो क्या है, दो बीटा यूनिट्स हैं। अब होता क्या है, इंसुलिन आके अटैच होती है दो अल्फा यूनिट्स के साथ। ये दो अल्फा यूनिट्स आपस में भी डाइसल्फाइड लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं और बीटा यूनिट्स के साथ भी डाइसल्फाइड लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन से अंदर जाने प्रोट्रूड हुए। अब ये इंसुलिन आके अटैच हुई इन अल्फा यूनिट्स के साथ, यहां से ये अटैच थे किसके साथ, बीटा की तरफ। यहाँ पे जो है वो रिएक्शन आगे जो है वो ट्रांसफर हुआ किसके साथ, बीटा के साथ। बीटा ने आगे अटैचमेंट शो की, एक्टिवेशन की किसकी, टायरोसिन काइनेज एंजाइम्स की। तो यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर जो है वो एक्टिवेट हुआ। टायरोसिन काइनेज अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच है और वहां से देन ये प्रोडक्शन करवाता है किसकी, ग्लाइकोजन की, ताकि ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में उसको जो है वो अपटेक ज्यादा किया जाए, उसकी कन्वर्जन की जाए ग्लाइकोजन में। और दूसरी कंडीशन ये है कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर अमीनो एसिड की जो तादाद ज्यादा थी, उन अमीनो एसिड्स को भी मिला के ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ज्यादा करवाने का सबब बनती है इंसुलिन। और उसके साथ साथ फैट्स भी। क्यों फैट्स की सिंथेसिस किस तरह, वो जो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड जो ग्लाइकोजन बना रहे थे उनसे जो ज्यादा ग्लूकोज बचता है जो ग्लाइकोजन नहीं बना पाता, तो उस ग्लूकोज को ये, अगर हम ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में बढ़ चुके हैं तो ये क्या करेगा, उस ग्लूकोज को ये कन्वर्ट करेगा फैट्स में, लेकिन कहां पे, एडिपोज टिश्यूज में। तो ये उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा फैट्स में, एडिपोज टिश्यूज में ये फैट्स जो है वो जमा होना शुरू हो जाए। मतलब ये है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन, इंसुलिन की सेक्रीशन जो है वो कब होगी, जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा। और हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा और जब इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी तो इंसुलिन की ये प्रोडक्शन अल्टीमेटली अफेक्ट करेगी किस पे, ग्लूकोज का लेवल कम करने में। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल कम दो तरीकों से ये करेगा, या तो उस ग्लूकोज के लेवल से जो ग्लूकोज से फैट तैयार करेगा एडिपोज टिश्यूज में, या उससे ग्लाइकोजन तैयार करेगा लिवर में और मसल्स में, या तीसरा काम ये करेगा जो फ्री अमीनो एसिड्स हैं उनसे ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। किसकी करवाएगा जी, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। अच्छा, जो ब्रेन में सेल्स हैं क्या वो भी फैट्स की सिंथेसिस करवाते हैं, वहां पे भी फैट्स जमा होती हैं, वहां पे ग्लाइकोजन जमा होता है, नहीं, वहां पे कहा जाता है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वहां पे क्या होता है कि इंट्रासेलुलर वेसिकल्स बनती हैं और इंट्रासेलुलर वेसिकल्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो ग्लूकोज को जो है वो अपने अंदर समेट लेती हैं और जैसे इंसुलिन की सेक्रेशन कम होती है तो देन इसको फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है बाहर। ये हमने इंसुलिन के रोल की बात की। अब दूसरी तरफ किसकी बात करते हैं, मतलब ये कि अगर इंसुलिन फ्लॉप होती है तो ये तीनों काम होंगे जो हो रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। ग्लूकोज का लेवल बढ़ पाएगा, ग्लाइकोजन जो है वो नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, अमीनो एसिड जो है वो ब्लड के अंदर उनके लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, वो तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी और फैट्स की सिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाएगी ग्लूकोज के जरिए। अब दूसरी तरफ है अल्फा सेल जो 25% सेक्रेशन सेक्रेट करते हैं और वो क्या है, ग्लूकोगॉन। ग्लूकोगॉन जो 29 अमीनो एसिड रखने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन है 29 अमीनो एसिड रखने वाली। और ये क्या है, अगर तो जो है वो ग्लूकोगॉन जो है वो 20 माइक्रोग्राम भी हो जो है तो ये क्या करता है, 25% ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देता है ब्लड में। ये एंटागोनिस्टिकली वर्क करता है किसके, इंसुलिन के। मतलब इंसुलिन जहां पे हाइपरग्लाइसीमिया जो है उसको कम करके हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जाती है और जब ग्लूकोज में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है देन ग्लूकोगॉन सेक्रेट होता है अल्फा सेल से और ग्लूकोन जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज पैदा करता है। अब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कैसे बढ़ाएगा, क्या ये खुद पैदा करवाएगा, नहीं तो कैसे, ये ग्लूकोगॉन क्या करता है कि वो जो ग्लाइकोजन पड़ा हुआ था किस में, मसल्स में या लिवर में, उस ग्लाइकोजन की लाइसिस करवाएगा, उसकी लाइसिस करवा के ये ग्लूकोज पैदा करवाएगा, ग्लूकोजेनेसिस करवाएगा और ग्लूकोजेनेसिस के नतीजे में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इस तरह ये एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं, एक ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है तो दूसरा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है। एक ग्लूकोज से, हेक्सोज शुगर से, मोनोसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड जो है एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन पैदा करवा रहा है तो दूसरा ग्लाइकोजन को तोड़ के मोनोसैकेराइड जो है वो ग्लूकोज को प्रोडक्शन करवा रहा है।
और तीसरे सेल्स हैं कौन से, डेल्टा सेल्स हैं जो कि 10% सेक्रेशन पैदा करते हैं, और वो क्या होती है, सोमैटोस्टेटिन होती है। अब सोमैटोस्टेटिन क्या है, सोमैटोस्टेटिन ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों की जो इनहिबिशन के तौर पे एक्ट करती है। क्या करती है, दोनों के इनहिबिशन के तौर पे एक्ट करती है। अगर ये दोनों को इनहिबिट करेगा तो ना ग्लूकोज का लेवल बढ़ पाएगा, ना कम हो पाएगा, ना हाइपोग्लाइसेमिया की तरफ जाएगा, ना हाइपोग्लाइसेमिया की तरफ, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं हो पाएंगे, और अमीनो एसिड्स का जो लेवल है वो क्या है, बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। तो मैंने क्या कहा, इंसुलिन जो है वो ग्लूकागॉन की सेक्रेशन को जो है वो इनहिबिट करता है, ग्लूकागॉन जो है वो इंसुलिन की सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, इंसुलिन की सेक्रेशन को अमाइलिन इनहिबिट करता है, और ये सोमैटोस्टेटिन जो है ये इन दोनों की सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। यहां तक हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म हुआ। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है इसमें जो है आप इसको लाइक करें और आगे दोस्तों को शेयर करना मत भूलें। अल्लाह।